हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ एडीआर, दैट इज़ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एंड वी आर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो कि एक प्रोमिनेंट फॉर्म होता है एडीआर का, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का। सो वील बी डिस्कसिंग हियर कि आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन का नेचर क्या होता है, इस सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन कौन कौन से हैं, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। वील टेक ऑल ऑफ दिस एज वेल एज वील सी सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉस। ठीक है, तो जब पार्टीज चाहते हैं कि उनका जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट के बाहर जल्दी और कॉन्फिडेंशियल तरीके से सॉल्व हो जाए, तब वो आर्बिट्रेशन की तरफ उस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं या उसकी रुख करते हैं, है ना। ये प्रोसेस एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के थ्रू होता है जो दोनों पार्टीज़ के वर्जन को सुनता है, एविडेंसेस एग्जामिन करता है और एक बाइंडिंग डिसीजन देता है, जिसे हम लोग आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, राइट। तो ये एक वाइडली रिकॉग्नाइज मेथड है एडीआर का, जो कि पार्टीज़ को अलाउ करते हैं कि वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो आउट ऑफ द कोर्ट, वो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम से बाहर जाके रिजॉल्व कर सके। इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसे हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं, वो अपॉइंट किया जाता है, जो कि डिसीजन देते हैं और उनका डिसीजन बाइंडिंग होता है, जिसे हम लोग आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। आर्बिट्रेशन अधिकतम कमर्शियल मैटर्स में, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स में, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में यूटिलाइज किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, ड्यू टू इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यही इसका डेफिनेशन है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर जहां पार्टीज अपने डिस्प्यूट कोर्ट के बजाय एक आर्बिट्रेटर के सामने रखते हैं, जिसका डिसीजन क्या होता है, बाइंडिंग होता है। ये प्रोसेस रेगुलेट होता है अंडर दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, है ना, जो अनसिट्रल मॉडल ऑफ लॉ पर बेस्ड है। अनसिट्रल मॉडल ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इस मॉडल पर बेस्ड है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 21A आर्बिट्रेशन को डिफाइन करता है एज एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय अ परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है दैट अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस वेयर पार्टीज सबमिट देयर डिस्प्यूट्स टू एन आर्बिट्रेटर इंस्टेड ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इस एक्ट ने आर्बिट्रेशन को डिफाइन किया है कि ये एक ऐसा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का प्रोसीजर है जहाँ पे पार्टीज अपने डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रेटर के माध्यम से सॉल्व करती हैं कोर्ट के बाहर जाकर। ठीक है, अब बात करें आर्बिट्रेशन का क्या नेचर है, तो आर्बिट्रेशन पहली बात एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन तभी होता है जब दोनों पार्टीज इस प्रोसेस को म्यूचुअली अग्री करते हैं। दूसरी बात, आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग है। प्रोसीडिंग्स पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन की जाती है और प्राइवेसी को इंश्योर करना यहाँ पे की कंसर्न रहता है। थर्ड इज कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है, बाइंडिंग होता है, वो डिसीजन फाइनल कंसिडर किया जाता है और उसकी वैल्यू कोर्ट के डिक्री के बराबर ही ट्रीट की जाती है। द नेक्स्ट इज दैट आर्बिट्रेटर अनबायस्ड होना चाहिए। ये एक एसेंशियल नेचर है आर्बिट्रेशन का। ठीक है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी एक पार्टी के फेवर में जो है वो आर्बिट्रेटर नहीं होना चाहिए। द प्रोसीडिंग मस्ट बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। नेक्स्ट, ये प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता है। कैसे? यहाँ पे पार्टीज प्रोसीजर को, वेन्यू को, यानी कि प्लेस ऑफ मेकिंग द डिसीजन और रूल्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज बीइंग कॉल्ड एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंड नेक्स्ट, देयर इज अ लिमिटेड कोर्ट इंटरफेरेंस। कोर्ट का इंटरफेरेंस यहाँ पे मिनिमम होता है। आर्बिट्रेशन को ऑटोनॉमी दी जाती है, इसीलिए आज के टाइम में इवन कोर्ट्स, हमारे जो जुडिशरी सिस्टम भी है वो भी एडीआर प्रोसीजर को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कोर्ट्स पे इतना बर्डन है ना, विद अ बंडल ऑफ बैकलॉग ऑफ केसेस। अब बात करें आर्बिट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे कोर्ट केसेस में साल लग जाते हैं, जहाँ वहाँ आर्बिट्रेशन में डिसीजन फास्ट होता है, तो स्पीडी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे कोर्ट की फीस, लिटिगेशन की फीस, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो अवॉइड होते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। कॉन्फिडेंशियल है, ये हमने जान लिया, प्राइवेसी को मेन प्रायोरिटी दी जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, देयरफॉर जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती है। एंड जनरली कमर्शियल या टेक्निकल मैटर्स में एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रदान किया गया है। दे आर सर्टेन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस
फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू इन्फोर्सेबल होते हैं, देयरफॉर इट हैज़ इंटरनेशनल और ग्लोबल रिकॉग्निशन. इसके अलावा रिलेशनशिप फ्रेंडली है. इसका मोटिव रहता है कि जो भी रिलेशनशिप है आइदर ऑफ अ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और अ फैमिली मैटर रिलेटेड रिलेशनशिप, उसमें ना रिलेशनशिप बिगड़े ना बल्कि बने रहें, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बाद भी जो रिलेशनशिप है वो बचे रहते हैं जनरली, ये इसका इंपॉर्टेंस है ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ ADR. ठीक है, अब हम लोग कुछ सब रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेशन से. हमने अभी तक जाना आर्बिट्रेशन क्या है, इसका नेचर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अब बात करें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. सो देयर इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, यहाँ पे दोनों पार्टीज इंडियन होती हैं और इंडियन लॉ ही यहाँ पे अप्लाई होता है, दैट वी कॉल एज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो एटलीस्ट यहाँ पे वन पार्टी फॉरेन होती है एंड it is generally governed by the international principles. ठीक है, so that is international commercial arbitration. The next is institutional arbitration. So it is recognized, there are recognized institutions like ICC, LCIA, SIAC etc. उनके थ्रू कंडक्ट की जाती हैं arbitrations. ठीक है, they are conducted by the recognized arbitration institutions. ठीक है, and the next is ad hoc arbitration. यहाँ पे parties खुद प्रोसेस मैनेज करती हैं. देयर इज़ नो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विच मैनेज द प्रोसीजर एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट द एड हॉक आर्बिट्रेशन. ठीक है, हम लोग बहुत डीपली नहीं डिस्कस करने वाले हैं. वी आर जस्ट टेकिंग अ ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. नाउ मूविंग अहेड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है which is a written contract where the parties agree to resolve their dispute through arbitration. एक contract sign होता है, बाकायदा written manner में होता है, जहाँ पे जो parties हैं dispute की वो agree करती हैं कि वो अपने dispute को arbitration के through resolve करेंगी, है ना. तो यहाँ पे written form में होना ज़रूरी है, clear mention होना चाहिए कि dispute arbitration के through resolve किया जाएगा and दोनों parties के sign भी होना उस पर mandatory है. ठीक है, this is what is the arbitration agreement which is signed between the two parties who agree to resolve their disputes through this procedure. Now talking about the appointment of arbitrator which is governed by section 11 of this particular act. तो parties mutual consent से arbitrator appoint करते हैं. अगर dispute हो तो court intervene कर सकती है. ठीक है, और arbitrator neutral होना चाहिए, independent होना चाहिए, ये इसके key essentials हैं. ठीक है, नाउ हाउ द आर्बिट्रल अवार्ड जो मतलब फाइनल डिसीजन होता है वो कैसे इन्फोर्स होता है, दैट इज गवर्न इन सेक्शन 35 to 36. तो जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो कोर्ट डिक्री के बराबर माना जाता है एंड इट इज़ इन्फोर्सेबल इन इंडिया, राइट. एंड द अवार्ड्स आर बाइंडिंग, राइट, ये बात आप याद रखना. फॉरेन जो अवार्ड्स हैं वो इन्फोर्स होते हैं अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड द जेनेवा कन्वेंशन. ठीक है, okay, now moving ahead talking about some landmark case laws, so you may quote all of them. First is Bhatia International versus Bulk Trading 2002. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था that part 1 of the act, the act मतलब the Arbitration and Conciliation Act of 1996 अप्लाई करेगा even to the foreign seated arbitration unless excluded. ठीक है, जब तक एक्सक्लूड नहीं किया जाता बाय द अग्रीमेंट वो फॉरेन आर्बिट्रेशंस पर भी अप्लाई होगा. इससे फॉरेन आर्बिट्रेशंस पे भी इंडियन इंटरवेंशन पॉसिबल हो गया था. ठीक है, देयरफॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस. नेक्स्ट इज बाल्को वर्सेस केसर एल्यूमिनियम ऑफ 2012. सो बेसिकली इस जजमेंट में कोर्ट ओवररूल्ड दिस भाटियाज जजमेंट, राइट. सो कोर्ट हेल्ड दैट जो पार्ट 1 है ऑफ द एक्ट इट विल नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई टू द फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशंस, कि फॉरेन आर्बिट्रेशंस पे अप्लाई नहीं करेगा ये एक्ट का पार्ट 1. एंड क्लैरिटी आई कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की क्या एप्लीकेबिलिटी है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इस एक्ट की, उस पर क्लैरिटी प्रदान की थी इस पर्टिकुलर लॉ ने. ठीक है, द नेक्स्ट इज अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल ऑफ 2021. तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को वैलिड माना था इस केस में एंड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को बूस्ट मिला था इस जजमेंट के थ्रू, राइट. इट रिकॉग्नाइज द इमरजेंसी आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशंस इन इंडिया, राइट. तो दोस्तों आर्बिट्रेशन क्या है, एक पावरफुल और रिलायबल मैकेनिज्म है स्पीडी, कॉन्फिडेंशियल, एक्सपर्ट ड्रिवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, है ना. इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करके, ऑल्दो इसमें अब अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम, इन्फोर्समेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाकर हम आई थिंक आर्बिट्रेशन को ट्रूली एफिशिएंट बना सकते हैं, स्पेशली इन द बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, the commercial matters. So this was all about
आर्बिट्रेशन वी हैव टेकन ए ब्रीफ. आपका जनरली क्वेश्चन बनता है आर्बिट्रेशन क्या है उसको बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है आर्बिट्रेशन एक्ट के उसको बताएं, नेचर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लैंडमार्क केसेस हैं, राइट. सो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड डोंट प्लीज़ फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, एक नए लीगल टॉपिक के साथ, एग्जाम रेडी क्लैरिटी के साथ, है ना. और इस सब्जेक्ट और किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. हैव अ गुड डे. बाय बाय.